क्या तुम कल्पना कर सकते हो, पूरे बोस्टन के सबसे बेहतरीन और सबसे एलीट हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम असल में सिर्फ इतना था। 1+1 कितना होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल बोर्ड डायरेक्टर के बेटे को एक ही मुक्के में नॉकआउट कर दिया था। मुझे जबरदस्ती मेरे हाई स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक जब मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो गया है, मैं उठा और पाया कि दुनिया बदल चुकी थी। पूरी मानवता की आईक्यू को जबरदस्ती 1000 गुना घटा दिया गया था और मैं, एक एकेडमिक स्लैकर, पृथ्वी पर 8 अरब लोगों के बीच सामान्य मानव लॉजिक वाला इकलौता भगवान बन गया था। सिर्फ स्कूल बोर्ड डायरेक्टर के बेटे को किसी को बुली करने से रोकने के लिए मुझे ओकरिज हाई स्कूल से जबरदस्ती निकाल दिया गया। मेरे डैड ने शहर के हर स्कूल से बात की, लेकिन डायरेक्टर के बेटे की दखलंदाजी की वजह से एक भी स्कूल मुझे लेने को तैयार नहीं था। केवल एक ही बचा था, शहर का सबसे टॉप, सबसे पागलों की तरह कठिन स्कूल, सेंट जूड हाई स्कूल और उसकी बेहद रहस्यमयी पायोनियर एलीट क्लास। इसके अलावा मैं यूनिफाइड एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं करता था और केवल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के जरिए अंदर जाने की कोशिश कर सकता था। बूढ़े आदमी, इंटरव्यू में क्या आएगा? क्या कोई पुराने एग्जाम पेपर्स है? कोई पास्ट पेपर्स नहीं, कोई सिलेबस नहीं, यहां तक कि कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं। तुम्हें बस अपनी किस्मत आजमानी होगी। मेरे डैड ने अपराध बोध में पास्ता का एक बड़ा कौर अपने मुंह में ठूंस लिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह पायोनियर क्लास थी, जहां पूरे शहर के एकेडमिक गॉड्स इकट्ठा होते थे। मेरी ऑर्डिनरी क्लास की ग्रेड्स लेकर इस इंटरव्यू में जाना, क्या मैं बस वहां क्लाउन बनने जा रहा था? देर रात मैं अपनी डेस्क पर बैठा एपी कैलकुलस अब पलट रहा था। आखिरी समय में रटने की कोशिश कर रहा था। साइन फंक्शंस, प्लेन वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसने मेरा सिर घुमा दिया। आखिर वे इसका टेस्ट कैसे लेने वाले थे? चकराया हुआ मैं अपने बेड पर गिर पड़ा और सो गया। एक अजीब इलेक्ट्रिक स्टैटिक की आवाज मेरे दिमाग में चमकती हुई सी लगी। बाजा बाजा बाजा, इजी मोड। अगली सुबह जल्दी मैं अपनी टूटी हुई बाइसिकल पर अपने रोज वाले कोने के फूड ट्रक तक गया। बॉस, यूजुअल, 2 बेकन बेगल्स और एक ब्लैक कॉफी। वो $5.50 हुए। सही। मैंने अपने लूज चेंज निकाले। बॉस ने पेपर बैग हाथ में लिए हुए रुक गया। नौजवान, तुम्हें गलत याद है ना? ये पूरे $5 है। ब्लैक कॉफी $1 की है। हमारी स्टोर की प्राइसेस हमेशा राउंड नंबर्स में रही है। नहीं तो हम मैथ नहीं कर पाते। मैथ नहीं कर पाते? ये कैसी बेहुदा वजह है? मैंने फूड ट्रक पर लगी पीली पड़ चुकी प्राइस लिस्ट की ओर देखा। सब कुछ $2 या $1 के राउंड नंबर्स में था, एक भी डेसिमल पॉइंट के बिना। कुछ ठीक नहीं था। परसों तक यह निश्चित रूप से $1.50 था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मैं घबराते हुए सेंट जूड हाई स्कूल के वेटिंग रूम की ओर भागा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने तेज सांस खींची। वहां बैठे दर्जन भर लोग बेहद डरावने स्टैंडर्ड प्रोफेशनल टेस्ट टेकर्स जैसे दिख रहे थे। लड़कों के स्टैंडर्ड बस कट्स थे, मोटे काले फ्रेम वाले चश्मे और बेजान लकड़ी जैसी आंखें। लड़कियों की ऊंची पॉनीटेल्स थी और खरोंच लगे स्टेनलेस स्टील थर्मोसेस, और वे काफी मंदबुद्धि लग रही थी। ये ऑरा बहुत डरावनी थी। मैं गया काम से। टेस्ट देने का क्या ही मतलब है? मैंने मुड़कर भाग जाने की इच्छा को दबाया और अपने बगल में बैठे लड़के की स्टडी गाइड में झांका। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद इन 50 के लिए आंसर मेमोराइजेशन मैनुअल। ये क्या बला है? टाइटल किसी घटिया मजाक की किताब जैसा क्यों लग रहा है? जैसा कि एक टॉप टियर जीनियस से उम्मीद की जाती है। एग्जाम से पहले रिलैक्स करने के लिए जोक्स पढ़ रहा है। दूसरी ओर देखा, छोटे बालों वाली एक लड़की बेतहाशा अपना सिर खुजा रही थी, घबराहट में बड़बड़ा रही थी। क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर के दिन से करूं? एक समर के दिन से, कोमल और प्यारी। लेकिन आगे क्या था? मैं पूरी तरह उलझ गया था। क्या ये जीनियसेस इतने दबाव में थे कि सब पागल हो गए थे? आखिर वे क्या याद कर रहे थे? इंटरव्यू प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से तेज था। 2 घंटे से भी कम समय में कमरा लगभग खाली हो गया। जो जीनियसेस बाहर आ रहे थे, वे बेहद दुखद हालत में थे। सभी रो रहे थे और सुबक रहे थे। उनका मानसिक साहस पूरी तरह टूट चुका था, मानो उन्होंने परम अपमान झेला हो। मैंने कठिनाई से निगला और हिम्मत जुटाकर एग्जामिनेशन रूम में चला गया। चीफ एग्जामिनर मिस्टर मिचेल ने अपना चश्मा उतारा और अपनी कनपटियां मलते हुए, चेहरा पूरी अधीरता से भरा हुआ था। ओकरिज पब्लिक हाई स्कूल से, रेगुलर क्लास। उसने सिर हिलाया। मेरी ओर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। शुरू करो। सबको कैफेटेरिया जाकर खाना खाने से मत रोको। सवाल इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर है। तुम्हारे पास 5 मिनट है और 80% एक्यूरेसी जरूरी है। मैं स्क्रीन की ओर मुड़ा। अगले ही सेकंड
जैसे बिजली गिर गई हो। मैं वही जम गया। स्क्रीन पर 20 से ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। 11, 15 गुणा 27, 24 गुणा 16, 84। ये कम्बख्त सवाल एल्ट पायोनियर क्लास के इंटरव्यू के लिए है? क्या ये सब दूसरी कक्षा के एलिमेंट्री स्कूल मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स नहीं है? मैं स्तब्ध रह गया। अपना सिर घुमाकर हिचकते हुए पूछा, टीचर, ये सवाल बस यही है? हाँ, मिचेल ने ठंडे स्वर में फुफकारा, और बगल के कई टीचर्स पहले ही अपने ब्रीफ केसेस पैक करने लगे थे, पिज्जा लेने जाने की तैयारी में। क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? हिडन कैमरास? कोई रियलिटी टीवी प्रैंक शो? क्या दुनिया पागल हो गई है? जो भी हो, चाहे ये अभिनय ही क्यों न हो, मैं पूरा दिखावा करके ही रहूंगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरी उंगलियां इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर बेतहाशा चलने लगी। मुझे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। यह पूरी तरह इंस्टिंक्ट और मसल मेमोरी थी। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। हर 2 सेकंड में एक सवाल की आफ्टरमिथ स्पीड से 1 मिनट से भी कम समय में मैंने सभी 20 सवाल पूरी तरह भर दिए। नीचे बैठे टीचर्स जो जाने की तैयारी कर रहे थे, तुरंत अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। सारे आंसर्स सही है। आंसर्स जांचने के जिम्मेदार मैथ टीचर कांप रहे थे। मिचेल की कमर कुर्सी से आधी उठी ही थी, लेकिन वो जोर से वापस धम से बैठ गया। उसकी आंखों का भाव तुरंत बदल गया। दिलचस्प, बेसिक मैथ पास, जारी रखो। स्क्रीन रिफ्रेश हुई और 1 दर्जन जनरल नॉलेज क्वेश्चंस सामने आए। शेक्सपियर के क्लासिक कोट टू बी और नॉट टू बी के बाद अगली लाइन क्या है? उस शब्द को क्या कहते हैं जो आगे और पीछे से एक जैसा पढ़ा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का पूरा नाम क्या है? यह तो प्रैक्टिकली मेरी आईक्यू को मिट्टी में रगड़ रहा था। सहज प्रवाह के साथ मैंने बिना एक भी स्पेलिंग मिस्टेक के सभी आंसर्स स्क्रीन पर लिख दिए। एग्जामिनर्स की टेबल पर सन्नाटा छा गया। टीचर्स उस युवा टीचर को घूरने लगे जिसने सवाल बनाए थे। उन्हें गहरा शक था कि उसने अपने यूएसबी ड्राइव से क्वेश्चन बैंक लीक कर दिया है। 100% एक्यूरेसी कैसे संभव है? मैंने 30 साल पढ़ाया है और मैं भी ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मिचेल ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। उसने अपनी कुर्सी को धक्का दिया, खुद पोडियम तक पहुंचा और भारी हाथ से सिलेबस से बहुत बाहर का एक अल्टीमेट सवाल लिखा, जिसे वो निश्चित रूप से शौकिल मानता था। 3x वर्ग माइनस 5x बराबर 17, x का मान निकालो। नीचे बैठे टीचर्स सभी भौहें सिकोड़ने लगे। मिस्टर मिचेल, क्या यह सवाल एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा सिलेबस से बाहर नहीं है? इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, बल्कि मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मेरी वर्ल्ड व्यू पहले ही टुकड़ों में बिखर चुकी थी। मैं अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैंने स्क्रैच पेपर तक का यूज नहीं किया। 1 सेकंड से भी कम रुका। मैंने पेन उठाया और सीधे लिखा 2। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सुई गिरने की आवाज तक सुनी जा सकती थी। मिचेल पूरी तरह अपनी जगह पर जम गया। उसकी सांसें एक सांड की तरह भारी हो गई थी। उसे यह सवाल पिछली रात यूनिवर्सिटी की एडवांस्ड मैथमेटिक्स की किताब में एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम के रूप में मिला था। उसने खास तौर पर वैल्यूज बदलकर इसे होमवर्क के लिए इस्तेमाल किया था। किसी के लिए भी इसे पहले देख पाना बिल्कुल असंभव था। कुछ ही सेकंड में हल। यह काम सिर्फ लेजेंडरी जीनियसेस ही कर सकते थे। लिखो, कैलकुलेशन प्रोसेस लिखो। मिचेल की आवाज कांप रही थी। उसके पैर ढीले पड़ गए थे। बेबस महसूस करते हुए मैं मुड़ा और लिख दिया 3x वर्ग, x बराबर 4, x बराबर 2। मिचेल उन कुछ पंक्तियों को बिना पलक झपकाए घूरता रहा। उसका दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था जैसे किसी भारी हथौड़े ने उस पर वार किया हो। कांपते हाथों से उसने मेरा रिज्यूम निकाला, अपनी ऑफिशियल स्टैंप निकाली और उसे जोर से नीचे दे मारा। स्टूडेंट सिलास, इंटरव्यू पास करने पर बधाई। सेंट जूड पायोनियर क्लास में तुम्हारा स्वागत है। हाथ में एडमिशन लेटर लेकर अपनी बाइसिकल से घर लौटते हुए मैंने सड़क के दृश्यों को देखा और मेरे पैरों के तलवों से लेकर खोपड़ी की चोटी तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। सड़क की दुकानों के साइन बोर्ड्स में अपर केस और लोअर केस लेटर्स के बीच बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। सड़कों पर एक भी प्राइवेट कार नहीं थी। वे सभी एक जैसे पीले टैक्सीज थे। मैंने तो एक गोल्डन रिट्रीवर को भी उसके मुंह में डॉलर बिल्स दबाए हुए देखा। वो अपने मालिक के लिए हॉट डॉग खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था। यह कोई प्रैंक नहीं था। दुनिया सच में बदल चुकी थी। घर लौटकर मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और पूरी दोपहर रिसर्च करने में बिताई। आखिरकार मैंने सच्चाई समझ ली। इस दुनिया में मानवता की आईक्यू को पूरी तरह डाउनग्रेड कर दिया गया था। लोगों की सोचने की क्षमता बेहद सीमित थी
और कुछ लोगों की इंटेलिजेंस तो एडवांस्ड मैमल से भी कम थी। दूसरे शब्दों में, यह पूरी तरह मूर्खों की दुनिया थी। और जो लोग इतिहास और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, वे अनोमलीज की एक बेहद छोटी माइनॉरिटी थे, जिन्हें जीनियसेस कहा जाता था। इस समय 8 अरब लोगों में एक भी जीनियस नहीं था। आखिरी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड जीनियस 1300 साल पहले प्रकट हुआ था। इसका मतलब था कि एक सामान्य हाई स्कूल स्टूडेंट की इंटेलिजेंस के साथ इस दुनिया में मेरा अस्तित्व एक हायर डायमेंशनल स्ट्राइक था। मैं मानव आईक्यू की एब्सोल्यूट सीलिंग था, एक गारंटीड इनविंसिबल ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर स्क्रिप्ट। उसी समय सेंट जूड हाई स्कूल के ऑफिस में मिचेल अपनी हार्वर्ड ग्रेजुएशन फोटो को खाली नजरों से घूर रहा था। उस समय उसे मैथ जीनियस कहा जाता था। वो गर्व से हार्वर्ड की फॉरबिडन लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था। फिर भी उसने पाया कि वो उन वर्क्स के पहले पन्ने को भी नहीं समझ सकता था, जिन्हें जीनियसेस का एब्सोल्यूट ट्रूथ माना जाता था। उसका विश्वास टूट गया, उसका मानसिक साहस बिखर गया, और वो अपमानित होकर पढ़ाने के लिए वापस बोस्टन भाग आया। उसने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। वो अभी अभी ओकरिज हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ पूरी कर चुका था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। इतनी ऊंची आईक्यू के साथ एक टॉप सीक्रेट इक्वेशन को हल करते हुए उसने अपनी पिछली ब्रिलियंस का एक भी निशान कैसे नहीं छोड़ा। उसने एक सिगरेट निकाली, लेकिन गलती से अपना जिप्पो लाइटर सीधे मुंह में रख लिया। मैंने उसे इतना डरा दिया था कि वो पूरी तरह अपना कंपोजर खो चुका था। उस शाम मेरे बूढ़े आदमी घर लौटे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मैं वापस आ गया। मेरे बूढ़े आदमी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो साफ तौर पर अपनी चाबियां साथ लाया था, लेकिन वास्तव में उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ आया था। मैंने दरवाजा खोला और एडमिशन लेटर सीधे उसके चेहरे पर चिपका दिया। मेरे बूढ़े आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आई। उसने तुरंत अपने फॉरमैन को फोन किया अपना रेजिग्नेशन कैंसिल करने के लिए, और उत्साह से बिजनेस ट्रिप असाइनमेंट स्वीकार कर लिया। जब हम दोनों जश्न मना रहे थे, तभी टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट प्रसारित हुई। शिकागो में एक भयानक सीरियल मर्डर केस हुआ है। 5 युवा महिलाओं की हत्या कर दी गई है। मोडस ऑपरेंडी अज्ञात है। नागरिकों को सावधानी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस आईक्यूडी ग्रेडेड दुनिया में इतना हाईली इंटेलिजेंट सीरियल किलर कैसे हो सकता था? उस समय हम दोनों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे बस सामान्य सोशल न्यूज समझकर इससे छिपे आतंक से पूरी तरह अनजान। अगली सुबह जल्दी मैं समय पर मिचेल के ऑफिस पहुंचा रिपोर्ट करने के लिए। एनरोलमेंट से पहले एक प्लेसमेंट टेस्ट है। मिचेल ने मेरे पीछे दरवाजा बंद किया और एक टेस्ट पेपर निकाला। मैंने उस पर नजर डाली। उसकी डिफिकल्टी लगभग 6ठी कक्षा के छात्र के स्तर की थी। मेरे होंठों के कोने ऊपर उठ गए और मैंने 10 मिनट से भी कम समय में सब कुछ लिख डाला और उसे वापस दे दिया। जब मिचेल ने पेपर लिया और मुड़ा, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे और उसकी सांसें भी वो बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। उसने खुद को संभाला और मुझे टॉप फ्लोर की ओर ले गया। पूरा एकेडमिक बिल्डिंग पढ़ाई की आवाज से गूंज रहा था, सिवाय टॉप फ्लोर पर स्थित पायोनियर क्लास के क्लासरूम के, जहां पूरी तरह सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही कक्षा के 20 से अधिक छात्र अपनी डेस्क पर करीने से झुके पड़े थे और गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। सोना बंद करो, आज हमारे पास एक न्यू कमर है। ओल्ड मिचेल ने ब्लैक बोर्ड पर बेतहाशा दस्तक दी। मुझे आखिरी रो में बैठाया गया। मेरे सामने वाली डेस्क पर क्रिस नाम का एक ब्लॉन्ड लड़का बैठा था, जो मेरी ओर झुककर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। ब्रो, तुम किस डेटी हो? उसने सच में तुमसे इम्प्रॉम्प्टू सप्रेशन टेस्ट नहीं लिया? क्रिस ने कक्षा के लोगों की ओर इशारा किया और जोरशोर से दिखावा करने लगा। वो देखो, काले फ्रेम वाले चश्मे वाला लड़का। वो 1000 तक मेंटल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है। वो लड़की, वो सैकड़ों सोनेट्स सुना सकती है। और खिड़की के पास क्लोई, जनरल नॉलेज के फील्ड में वही बॉस है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। थोड़े से ज्यादा बुद्धिमान मूर्ख भी आखिर मूर्ख ही होते हैं। ये पायोनियर क्लास आजादी पर बहुत जोर देती थी। कोई परवाह नहीं करता था कि तुम क्या पढ़ते हो। सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करता था। दीवार पर लिखे फेमस कोट्स तो और भी बेहुदा थे। जीनियस बस जीनियस होता है, उसका हार्ड वर्क या इंस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। थॉमस एडिसन, ईस्वी 18 करोड़ 7 लाख 42,918 से ईस्वी 18 करोड़ 7 लाख 49,492। ये क्या बला है? एडिसन तो लाखों साल तक जिया था। मैं पीछे की रो में रखी बुकशेल्फ तक गया और एक किताब निकाली, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 5 मिलियन ईयर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसे खोलते ही
प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्थापना ईसा पूर्व 19 लाख वर्ष पहले हुई थी। इतिहास की प्रक्रिया नहीं बदली थी, लेकिन टाइमलाइन को 1000 गुना खींच दिया गया था। अनगिनत एवरेज जोज ने लाखों वर्षों तक मेहनत की, सिर्फ सिविलाइजेशन का यह छोटा सा हिस्सा गढ़ने के लिए। ब्रेक के दौरान सब लोग टहलने के लिए बाहर भाग गए। जैसे ही मैं खड़ा होने वाला था, अचानक एक थप की आवाज हुई। एक चीज खिड़की के पास बैठी खूबसूरत स्कूल आइडल क्लोई की डेस्क से गिर पड़ी। एक साधारण 3x3 रूबिक्स क्यूब। मैंने उसे यूं ही उठाया। यह रूबिक्स क्यूब पुराने मटेरियल से बना था, जिसमें सिर्फ एक ही फेस पूरा हुआ था और पहली लेयर भी ठीक से अलाइन नहीं थी। इस दुनिया में लोग अभी इससे खेलते हैं। मेरे हाथों में खुजली होने लगी। मिडिल स्कूल में स्पीड क्यूबिंग की प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी मसल मेमोरी तुरंत सक्रिय हो गई। लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट इनवर्स, लेफ्ट। मेरी उंगलियां तेजी से घूमने लगी। रंगीन ब्लॉक्स बहते पानी की तरह अपनी जगह पर बैठते गए। ठीक उसी पल क्लोई बाहर से दौड़ती हुई वापस क्लासरूम में आई। धप, उसके हाथ की वाटर बॉटल सीधे फर्श पर गिर गई। पानी हर तरफ फैल गया। वो मेरी हथेलियों में आधा पूरा हुआ रूबिक्स क्यूब को बिना पलक झपकाए घूरती रह गई। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। उसकी लाल हुई गर्दन पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी। सॉरी, ये नीचे गिर गया था। मैं बस यूं ही। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। तुम इसे वापस पहले जैसा कर सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। बिल्कुल। 30 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह सुलझा हुआ छहों तरफ से पूरा रूबिक्स क्यूब डेस्क पर रखा हुआ था। मैंने उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। क्लोई ने रूबिक्स क्यूब की ओर देखा तक नहीं। वो सीधे मेरे पास आई। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी सांसें टूटी हुई धौंकनी की तरह चल रही थी। उसकी आंखों में पागलपन जैसी चमक झिलमिला रही थी। हे भगवान, इस लड़की की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। क्या मैं मुसीबत में पड़ गया हूं? क्लासमेट, मैंने झिझकते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्लोई ने ऐसे हाथ छोड़ दिया जैसे उसे करंट लग गया हो। वो बेहद घबराई हुई दिख रही थी और हकलाते हुए उसने मेरा नाम पूछा। सिलास। उसने धीरे से ये नाम दोहराया। उसकी आंखें बिना छिपी उम्मीद से भरी हुई थी। जल्द ही ब्लॉन्ड भाई क्रिस ने क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। वो धमाकेदार खबर लेकर आया था। दोस्तों, हमारी क्लास का जनरल नॉलेज बॉस पैट्रिक को ओकरिज हाई स्कूल ने अपनी तरफ खींच लिया है। पूरी क्लास फट पड़ी। अगले हफ्ते स्टेट एकेडमिक डेकैथलॉन था और ओकरिज ने आईवी लीग में गारंटीड एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए सच में पैट्रिक को जाचारी के साथ कंपटीशन में भेजने के लिए खींच लिया था। उनके स्कूल बोर्ड के निकम्मे बेटे के साथ दुश्मनों का रास्ता टकराना तय था। पीछे की रो में बैठा हुआ मैं अचानक बोल पड़ा। लगता है दूसरी स्कूल ने उसे इस समय अपनी तरफ इसलिए खींचा है क्योंकि वे पैट्रिक को सिर्फ हायर्ड गन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। सामान्य मानव लॉजिक से निकला ये एक वाक्य पूरी क्लास को गहरी खामोशी और सोच में डुबो गया। इस दुनिया में जहां सबकी आईक्यू डिग्रेड हो चुकी थी, इसे पहले से ही बेहद गहरी स्ट्रैटेजिक इनसाइट माना जाता था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिचेल ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। सिलास, पैट्रिक जा चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह भरो। मिचेल मुझे घूरता रहा। तुम्हें सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना, सीखना और माहौल महसूस करना। मैंने मन ही मन तिरस्कार से हंसी उड़ाई। माहौल महसूस करना? अगर तुम मुझे खेलने दो तो मैं जाचारी और उसके पूरे गिरोह को इतनी बुरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा कि वे अपने अस्तित्व पर ही शक करने लगेंगे। क्या कोई यूनिवर्सिटी है जहां तुम जाना चाहते हो? मिचेल ने फिर पूछा। शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वो घर के काफी पास है। मिचेल ने सपाट चेहरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, तुम्हारा टैलेंट दफन नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस कंपटीशन में प्लेस कर गए तो मैं सीधे तुम्हारे लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक टॉप टियर मेंटोर ढूंढूंगा और कैम्ब्रिज में तुम्हारा एडमिशन गारंटी करूंगा। हार्वर्ड में गारंटीड एडमिशन? ये तो कमाल की बात लगती है। मैं वापस क्लासरूम में लौटा और क्रिस गपशप वाले चेहरे के साथ मेरे पास झुकाया। ओल्ड मिचेल तुमसे क्या चाहता था? वो चाहता है कि मैं कंपटीशन में पैट्रिक की जगह लूं। क्रिस स्तब्ध रह गया। ओल्ड मिचेल अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह करता है। वो कभी किसी ऐसे इंसान को मैदान में नहीं उतारता जिस पर उसे भरोसा ना हो। फिर वो तुम्हारे जैसे न्यूकमर को क्यों भेजेगा? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे और क्लोई के तुम्हें कैरी करने के साथ ये बिल्कुल गारंटीड है। जैसे ही उसने ये कहा, वो क्लोई की ओर मुड़ा। उसकी आंखें ऐसे फैल गई जैसे उसने भूत देख लिया हो।
क्लोई, तुमने खिड़की के पास वाली अपनी रिजर्व्ड सीट क्यों छोड़ दी और सिलास के पास आकर क्यों बैठ गई? क्लोई का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने मुश्किल से एक वाक्य निकाला। खिड़की के पास। हवा ठंडी चलती है। क्रिस ने अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा सवालों से भरा हुआ था। ठंडी? आज तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैंने क्रिस के स्तब्ध चेहरे की ओर देखा। उसके बेवकूफी भरे सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं उठाई। स्कूल के बाद मैं अपनी बाइसिकल पर घर लौट रहा था। जैसे ही मैंने कुछ मोड़ काटे, मुझे अपनी पीठ पर किसी की नजर महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच क्लोई एक शेड बाइसिकल पर सवार थी और मुझसे काफी पीछे पीछे आ रही थी। ये लड़की चाहती क्या है? मैंने बस ब्रेक्स दबा दिए, गति धीमी की और उसके बराबर चलने लगा। तुम भी यही रास्ता लेते हो? क्या मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठना चाहोगी? न, नहीं, जरूरत नहीं। क्लोई डरे हुए खरगोश की तरह हकलाते हुए अपनी बाइसिकल मोड़ ली, तेजी से पैडल मारने लगी और भाग गई। मैंने बेबस मुस्कान दी और घर जाने के लिए आगे वाली गली में मुड़ गया। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्लोई के उस अनजान सड़क पर मुड़ने के कुछ ही मिनट बाद एक सफेद फोर्ड सिडन चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। मिस, क्या तुम्हें राइड चाहिए? ईमानदार चेहरे वाला एक मध्यम आयु का आदमी खिड़की नीचे करते हुए बोला। क्लोई की इंट्यूशन ने उसे बताया कि कुछ गलत है और उसने पूरी ताकत से गति बढ़ा दी। लेकिन बाइसिकल भला कार से कैसे आगे निकल सकती थी? उस आदमी ने कार का दरवाजा खोला, झपट कर आगे बढ़ा और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे बेरमी से जमीन पर खींच पटका। क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ तीखी गंध वाला तौलिया जबरदस्ती उसकी नाक और मुंह पर कस दिया गया। क्लोई की छटपटाहट धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि उसका शरीर ढीला नहीं पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर नहीं गई। उस रात मैं घर पर अकेला इस दुनिया के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और मुझे हर चीज और भी ज्यादा बेतुकी लगने लगी। मैंने रेडिट फोरम पर एक थ्रेड पोस्ट किया। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि जीनियसेस अपने दिमाग को बूस्ट करने के लिए आमतौर पर क्या खाते हैं? नतीजा ये हुआ, नीचे मौजूद मूर्ख नेटिजन्स ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम जैसे कचरे को क्या जीनियसेस के बारे में पूछने का भी हक है? अगर तुम इतने ही काबिल हो तो द कोर से जाकर पूछो। द कोर? मैंने तुरंत इस शब्द को सर्च किया। पता चला कि 10,000 साल पहले, जब मानव सिविलाइजेशन ठहर गई थी, विभिन्न क्षेत्रों के 28 प्राचीन जीनियसेस एक ही समय में पैदा हुए थे। मिलकर उन्होंने दुनिया की एकमात्र सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, द कोर। इसमें मानवता की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ये एडवांस्ड फायरवॉल से कसकर बंद है और केवल सच्चे जीनियसेस को ही इसे एक्सेस करने का अधिकार है। दिलचस्प। मैंने कंप्यूटर बंद किया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह बहुत जल्दी एक कान फाड़ देने वाली फोन की घंटी ने मुझे झटके से जगा दिया। क्या ये सिलाज है? ये बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट है। तुम्हारी क्लासमेट क्लोई को शिकागो सीरियल मर्डर केस में शामिल कर लिया गया है। कृपया तुरंत आकर इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। मेरा दिमाग भनभना उठा और मैं तुरंत पूरी तरह होश में आ गया। पुलिस स्टेशन की वेटिंग चेयर पर बैठा हुआ मैं केस ब्रीफिंग पलट रहा था। किलर थॉमस एक कारपेंटर था। 2 महीने पहले उसने अपनी ही पत्नी और बेटी की खाल उतारकर अमेरिकन स्टाइल सिंगल सोफा बनाया था। अब वो केवल यंग हाई स्कूल लड़कियों को निशाना बनाता था। हर बार किसी को किडनैप करने पर वो 3 दिन का काउंटडाउन टेक्स्ट मैसेज भेजता था। क्लोई उसका छठा टारगेट थी। मेरे बगल में क्लोई की ग्रैंडमदर इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसने मेरी जैकेट की बाह कसकर पकड़ ली, मुझे डिटेक्टिव समझकर मुझसे अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने की भीख मांगने लगी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में वो बेताब नजर देखकर मेरे दिल की आग तुरंत भड़क उठी। अगर ये मेरी मूल दुनिया होती तो ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका होता। लेकिन इस आईक्यूडी ग्रेडेड दुनिया में पुलिस पूरी तरह उस एफबीआई इंस्पेक्टर्स गाइड पर निर्भर थी, जिसे 14,000 साल पहले एक जीनियस ने छोड़ा था। ऐसे हाई क्यू सीरियल किलर का सामना करते हुए, जिसके पास एंटी रिकॉग्नाइजेंस स्किल्स थी, पूरी बोस्टन पुलिस फोर्स मूर्खों की तरह खिलाई जा रही थी। इन डाउनग्रेडेड पुलिस ऑफिसर्स पर भरोसा करके क्लोई निश्चित रूप से मरने वाली थी। इस दुनिया में सामान्य लॉजिक वाला मैं अकेला इंसान हूं। इस डेडलॉक को तोड़ने वाला वेरिएबल केवल मैं ही हो सकता हूं। मैं अचानक खड़ा हो गया, सीधे कमांड सेंटर में घुस गया और टीम की लीडर डिटेक्टिव सारा से मेरी नजरें मिली। डिटेक्टिव सारा, मैं सेंट जूड हाई स्कूल पायोनियर क्लास का सिलाज हूं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मेजर कर रहा हूं। मुझे केस की डिटेल्ड फाइल्स दीजिए।
बोस्टन में पायोनियर क्लास शब्द आईक्यू की सबसे ऊंची सीमा तक पहुंचने का वीआईपी पास था। बिना एक शब्द बेकार बोले सारा ने सीधे मुझे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर और एक ट्रैश कैन पकड़ा दिया। फोटोज बेहद भयावह थी। अपनी मतली को दबाते हुए मैंने जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकाल ली। तुम्हें कैसे यकीन है कि कोई कॉपीकैट्स नहीं है? मैंने पूछा। सारा ने एक वीडियो चलाया। फुटेज में एक सफेद फोर्ड गली के प्रवेश द्वार पर रुकी। एक मध्यम आयु का आदमी कार से बाहर निकला। उसने सर्वेलेंस कैमरा के सामने खून से लिखे शब्दों वाला एक कागज उठाया। मैं देवताओं को एक उपहार प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद सफेद कार गली में चली गई। ये उसकी कल की चुनौती थी। सारा ने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, गली के दोनों सिरों पर लगे कैमरास पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। इस सफेद कार के अंदर जाने के बाद वो ऐसे गायब हो गई जैसे पृथ्वी से उसका अस्तित्व ही मिट गया हो, और फिर कभी बाहर आती नहीं दिखी। मैंने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत बोल पड़ा। क्या गली में कोई ब्लाइंड स्पॉट्स है? क्या वहां कोई बड़े ट्रक्स थे जिनके शिपिंग कंटेनर के अंदर कार छिपाकर बाहर ले जाई जा सकती थी? सारा अचानक जम गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसने एफबीआई इंस्पेक्टर्स गाइड निकाली, जिसे वे पवित्र रेलिक की तरह पूछते थे, और घबराकर तेजी से उसके पन्ने पलटने लगी। तुम्हारा हाइपोथेसिस गाइड में दर्ज ही नहीं है। अरे वाह, क्या इन लोगों के दिमाग में जंग लग चुकी है? बकवास करने में समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सीधे टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया, मेज पर हाथ पटका और आदेश दिया, घटना वाले दिन की सर्वेलेंस फुटेज निकालो और उसे 16 गुना स्पीड पर चलाओ। युवा ऑफिसर्स घबराकर अपने कीबोर्ड्स पर टाइप करने लगे। 1 घंटे बाद फुटेज में एक लाल सेडन बाहर निकलती दिखाई दी। रुको, ये लाल कार कहां से आई? मैंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये गली के एक रेजिडेंट की कार है। इसका किलर से कोई संबंध नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ने खाली चेहरे के साथ जवाब दिया। मैं गुस्से से हंस पड़ा, स्क्रीन पर डिटेल्स की ओर इशारा करते हुए, और एक एक शब्द हथौड़े की तरह ठोकते हुए बोला। कोई संबंध नहीं है? क्या तुम संबंधे हो? विंडोज के किनारों और टायर्स को देखो, इन पर लाल स्प्रे पेंट लगा है जिसे ठीक से साफ नहीं किया गया। मेक और मॉडल बिल्कुल सफेद कार जैसे ही है। किलर गली के ब्लाइंड स्पॉट में था। उसने सफेद कार पर सीधे लाल पेंट स्प्रे किया, नकली लाइसेंस प्लेट्स लगाए और उसे आराम से बाहर चलाकर ले गया। पूरा कमरा खामोश हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर पुलिस ऑफिसर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतना बुनियादी हाथ की सफाई का खेल उनकी नजरों में किसी दूसरे आयाम से उतरा चमत्कार था। सारा ने गहरी सांस ली और निर्णायक स्वर में आदेश दिया। अब से पूरी तरह सिलास की सुनो। इस लाल कार की तुरंत जांच करो। 10 मिनट से भी कम समय में रिजल्ट्स सामने आ गए। लाल कार का असली मालिक बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर था और कार पूरे समय गराज में बंद थी। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। मेरा दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। कैमरास की जांच करो। शहर से बाहर गई लाल कार्स के राउट्स फिल्टर करो। सर्च को अबैंडन्ड विलेजेस और इंडस्ट्रियल जोन्स पर केंद्रित करो। मुझे इंफ्रारेड एरियल फोटोग्राफी वाले 2 ड्रोन्स, एक स्वॉट टीम और तुम्हारे 2 सबसे बेहतरीन स्निपर्स चाहिए। हम रात होते ही निकलेंगे। शाम हो गई। ऑपरेशन शुरू हो गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर स्टेट एकेडमिक डेकैथलॉन का वेन्यू पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ब्लॉन्ड भाई क्रिस अकेले इवेंट में पहुंचा, सेंट जूड हाई स्कूल की बेसबॉल जैकेट पहने हुए। वो अकेला वेटिंग एरिया में दाखिल हुआ। ओकरिज हाई स्कूल की टीम में जाचारी, स्कूल बोर्ड डायरेक्टर का बेटा, जिसे मैंने पहले इतना पीटा था कि वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया था, सीना तानकर आगे बढ़ रहा था। उसके साथ पैट्रिक भी था, वही जनरल नॉलेज बॉस जिसे अपनी तरफ खींच लिया गया था। अरे, सेंट जूड हाई स्कूल से केवल क्रिस ही क्यों बचा है? क्लोई नाम की वो लड़की कहाँ है? सुना है उसे जल्द ही टुकड़ों में काट दिया जाएगा। जाचारी मुस्कुराया। उसका चेहरा चर्बी से भरा हुआ था। क्रिस ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने जोर से अपना हाथ पीछे घुमाया। धड़ाम, एक भारी मुक्का सीधा जाचारी के चेहरे पर जा लगा। जाचारी ने दर्द भरी चीख निकाली, सीधा पीछे की ओर उड़ गया, जोर से फर्श पर गिरा। उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। कमबख्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? जाचारी पागलों की तरह गरजा, अपना चेहरा पकड़ते हुए। क्रिस ने उसके सीने पर पैर रख दिया, अपना फोन निकाला, एक वीडियो खोला और उसकी आंखों के सामने कर दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जाचारी,
तुम्हारे पिता ने 15 करोड़ 53 लाख की पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन स्वीकार की है। तुमने 13 साल की उम्र में एक सब्स्टिट्यूट टीचर को अपंग बना दिया था और 15 साल की उम्र में 2 क्लासमेट्स को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। इस सड़े हुए रिकॉर्ड के लिए मैं किसी भी समय तुम्हारे पूरे परिवार को फेडरल प्रिजन भिजवा सकता हूं। जाचारी स्क्रीन को घूरता रह गया। उसकी पुतलियां बुरी तरह कांप रही थी। जिस स्कूल बोर्ड बैकग्राउंड पर उसे इतना गर्व था, वो पूरी तरह उघाड़ दिया गया था, मानो उसे इस पायोनियर क्लास स्टूडेंट के सामने नंगा कर दिया गया हो, जहां आईक्यू ही सोशल क्लास के बराबर था। अपना गंदा मुंह संभाल कर रखो। क्रिस ने उसे तिरस्कार से नीचे देखते हुए कहा। तलछट में रहने वालों को तलछट में रहने वालों जैसी समझ होनी चाहिए। ये वाक्य छोड़कर क्रिस मुड़ा और अरीना की ओर चल पड़ा। जाचारी जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार वर्गाधारित भय का असली अर्थ महसूस किया। उसी क्षण बोस्टन शहर के बाहर स्थित परित्यक्त इंडस्ट्रियल जोन में मैं एसब्ल्यूटी कमांड वाहन में बैठा था। ड्रोन से प्रसारित फुटेज को गौर से देख रहा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरे ने पूरी फैक्ट्री एरिया को निगल लिया था। तभी एक बेहद हल्की पीली रोशनी टूटी हुई खिड़की में 5वीं मंजिल पर जल उठी। पकड़ा तुझे। मैंने वॉकी टॉकी को कसकर पकड़ लिया। स्नाइपर्स पोजीशन में। असॉल्ट टीम आगे बढ़ो। मैंने दूरबीन उठाई। विपरीत दिशा में ऊंचे वांटेज पॉइंट पर पेट के बल लेटा, उस खिड़की को एकटक देखता हुआ। कमरे के अंदर कातिल थॉमस एक नई बनी ओक बैकिंग चेयर को सहला रहा था, चेहरे पर जुनून भरा हुआ। बेबी, इस चेयर को देख। पूरी तरह हैंडक्राफ्टेड मोटाइज एंड टेनंजोर। एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जानबूझकर आयाम बदले हैं ताकि तेरे शरीर की त्वचा इसे परफेक्ट तरीके से लपेट ले। क्लोए, जो दूसरे कुर्सी से कसकर बंधी हुई थी, 2 दिन से न खाना खाया था न पानी पिया था। मुंह में गंदा कपड़ा ठूंस दिया गया था। उसकी आंखों में पूरी तरह हताशा की मृत ऊर्जा भरी हुई थी। समय आ गया है। मुझे पहले तेरी बाह पर एक कट लगाकर तेरी त्वचा की इलास्टिसिटी टेस्ट करनी होगी। थॉमस ईमानदारी से मुस्कुराया, जेब से तेज वुड कार्विंग नाइफ निकालते हुए क्लोए की तरफ कदम दर कदम बढ़ता हुआ। क्लोए आतंक से अपना शरीर मरोड़ रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। स्नाइपर, शॉट ले लो, मैंने वॉकी टॉकी में गुर्राकर कहा। कोई फायदा नहीं। एंगल ओवरलैप हो रहे हैं। स्नाइपर की चिंतित आवाज कम्युनिकेशन चैनल से आई। वो सीधे होस्टेज के सामने है। अगर गोली पार हो गई तो लड़की को जरूर लगेगी। मैं शॉट नहीं ले सकता। फक। थॉमस ने क्लोए की आस्तीन पहले ही चढ़ा दी थी। ब्लेड उसके गोरे फोराम पर कसकर दबा हुआ था। जबरन एंट्री बिल्कुल देर हो जाएगी। असॉल्ट टीम दरवाजा तोड़कर घुसेगी। उस पल वो क्लोए का गला एक ही वार में काट सकता है। मुझे क्लोए से उसे बिना शक पैदा किए दूर लाना होगा। मेरा दिमाग पल भर में फट पड़ा। बिजली किसी तेजी से। मुझे आज फ्लिप करते हुए एक ऑडियो एविडेंस फाइल याद आ गई। वो थॉमस की मर्डर वाइफ और बेटी द्वारा छोड़ा गया फोन रिकॉर्डिंग था। असॉल्ट टीम, वर्क ग्रुप चैट चेक करो, मैंने माइक्रोफोन में गरज कर कहा। मैंने अभी एक ऑडियो फाइल भेजी है। इसे अपने फोन्स पर स्पीकरफोन पर तुरंत प्ले करो। 10 सेकंड के अंदर वॉल्यूम को मैक्सिमम पर कर दो। फैक्ट्री एरिया की मौत सी खामोशी में रात की हवा के साथ अजीब सी गायन की आवाज अचानक उठी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक औरत और बच्ची की आवाजें थी। कमरे में थॉमस के हाथ में नाइफ अचानक रुक गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। ठंडा पसीना तुरंत उसकी पीठ भिगोने लगा। गाना और तेज होता गया, जैसे खिड़की के ठीक बाहर रुक रहा हो। 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे डैडी। सरप्राइज, मैंने अपने बचत किए पैसे से ये कार्विंग नाइफ खरीदी है। एक छोटी लड़की की साफ आवाज सुनसान फैक्ट्री एरिया में गूंजी। मैरी, हनी, क्या वो तुम हो? थॉमस की आंखें गोल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। उसके हाथ से नाइफ गिरकर खनकती हुई फर्श पर गिर गई। मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारी जान लेने वाले तो भगवान थे। मैं तुम सबको प्यार करता हूं। उसकी मानसिक रक्षा तुरंत ढह गई। उसके घुटने झुक गए और वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए कदम दर कदम खिड़की की तरफ रेंगता हुआ। वो पूरी तरह क्लोए की पोजीशन से दूर चला गया था। उसका पूरा शरीर बिना किसी सुरक्षा के खिड़की के क्रॉस हेयर्स में उजागर हो गया। अब स्नाइपर, मैंने पागलों की तरह गरजा। मेरी आंखें लगभग फटने वाली थी। धान्य, एक दबी हुई गनशॉट ने रात को चीर दिया।
एक 7.66 मिलीमीटर नाटो स्टैंडर्ड स्नाइपर बुलेट, विनाशकारी गतिज ऊर्जा लेकर, पल भर में शीशा तोड़ते हुए। फट। उच्च गति से घूमता हुआ कॉपर कोर बुलेट तुरंत थॉमस की छाती को भेद गया। खून की धुंध फूट पड़ी। थॉमस एक फटा हुआ बोरे की तरह जमीन पर ढेर हो गया। मुंह से खून के बड़े बड़े झाग निकल रहे थे। मरते दम तक उसे यह समझ नहीं आया कि जिन भगवानों की वो पूजा करता था, उन्होंने इस 7.66 मिलीमीटर बुलेट को रोकने में उसकी मदद क्यों नहीं की। हो गया। मैंने दूरबीन एक तरफ सरका दी। असॉल्ट टीम, अंदर जाओ। मेडिक्स फॉलो अप करो। स्नाइपर, नजर रखो, अगर वो हिलने की हिम्मत करे खत्म कर दो। आदेश देने के बाद मैं लोगों को लेकर नीचे की तरफ दौड़ा। दरवाजा लात मारकर खोलते हुए 4 या 5 एसओ अधिकारी बंदूक के ताने सीन को कंट्रोल कर रहे थे। फर्श पर पड़ा थॉमस बिल्कुल मरा हुआ था। क्लोए कुर्सी से बंधी हुई थी। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन और आतंक के कारण उसकी आंखें फोकस नहीं कर पा रही थी। एक अधिकारी ने उसके रस्से खोले और मुंह से तौलिया निकाल दिया। वो कमजोरी से सिर उठाकर देखने लगी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके खून से लाल आंखें तुरंत बिखर गई। वाह! वो मेरी बाहों में खुद को फेंकते हुए जोर से रो पड़ी। आंसू और नाक मेरी छाती पर रगड़ दी गई। ऐसी स्थिति पहले कभी न झेलने के कारण मुझे पता नहीं था हाथ कहां रखूं, और बस अकड़कर उसकी पीठ थपथपा सकता था। कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया। मेडिकल टीम अंदर घुसी। बेहोश क्लोए को स्ट्रेचर पर ले जाकर टीम लीड करने वाली डिटेक्टिव सारा मेरे पास आई और मेरे कंधे पर थपकी दी। साइलस, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मानती हूं। भविष्य में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, बस मुझे बता देना। मैं तुम्हें आराम करने के लिए कार भिजवा दूंगी। मैंने उसके साथ औपचारिकता नहीं निभाई। 2 दिन लगातार अत्यधिक तनाव में रहने के बाद अब जब मैं ढीला पड़ा, नींद सीधे सिर पर चढ़ाई। पुलिस कार में बैठते हुए उपनगरों की हवा मुझे उनींदा कर रही थी। ड्राइवर ने सहजता से रेडियो ऑन कर दिया। वर्तमान में ओकरिज हाई स्कूल और सेंट जूड हाई स्कूल के बीच स्कोर बहुत टाइट है, लेकिन सेंट जूड्स का क्रिस जाहिर तौर पर थोड़ा घबरा गया है। समय बचाने के लिए उसने पिछले कैलकुलेशन प्रश्न को वेरीफाई करना पूरी तरह छोड़ दिया और बस एक पॉइंट गवा दिया। यह सुनकर मैं तुरंत होश में आ गया। वो क्रिस हरामी पूरे दिन ब्रैग करता रहता है और इसका यही हाल है। मैंने खिड़की नीचे की। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। ऑफिसर, कृपया रूट बदल दो। एक जगह है जहां मुझे टाइट टर्न करना है। इस पल कॉम्पिटिशन वेन्यू पर क्रिस स्क्रीन पर 28वें प्रश्न को देख रहा था। उसकी भौहें मौत की गांड की तरह सिकुड़ी हुई थी। लगातार तेज मानसिक गणित के प्रश्न। ओकरिज की टीम में 3 लोग थे और लीडर पैट्रिक एक चालाक कमीना था। उन्होंने लेबर क्लियरली डिवाइड कर रखी थी। पैट्रिक भारी काम संभाल रहा था और बाकी 2 सहायता कर रहे थे। क्रिस अकेला लड़ रहा था और उसकी स्पीड बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही थी। जिस टाइम डिफरेंस को उसने जान तोड़कर छीना था, वो पूरी तरह मिट गया था। 28वां प्रश्न आ गया। दिया गया 4x 521, 2y 10 16, x गुणा y क्या है? क्रिस ने बाकी बचे समय की ओर नजर डाली, पूरी तरह जानते हुए कि यह राउंड डूम हो चुका है। उसने दांत भींच लिए, अपनी किस्मत पर जुआ खेलने का इरादा करते हुए। उसकी उंगली हवा में झूल रही थी, ऑप्शन डी दबाने की तैयारी में। ठीक उसी पल जब उसकी उंगली का नोक बटन को छूने वाली थी, एक हाथ अचानक साइड से उसके कलाई को कसकर पकड़ लिया। तुरंत बाद उसके पीछे से दूसरा हाथ आगे बढ़ा, साफ और निर्णायक तरीके से ऑप्शन बी पर थप्पड़ मार दिया। डिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट। सही जवाब। मैं उसके पीछे खड़ा था, भारी सांस लेते हुए, और मुस्कुराया। हे, तुम भी बेकार हो ब्रो, आराम करो, बाकी मुझे दे दो। क्रिस ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थी। साइलस, तुम यहां कैसे? क्लोए का क्या हुआ? निपट गया। व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैंने टेबल पर रखी मिनरल वाटर पकड़ी और आधी बोतल गटागट पी ली। स्कोर कैसा है? हम फंस गए हैं। क्रिस ने हाथ फैलाए। 3 पॉइंट पीछे। टाइम डिफरेंस लगभग 10 मिनट है। ये डेड एंड है। मैंने एक भौं उठाई। डेड एंड? देखो मैं स्कोर कैसे वापस लाता हूं। क्रिस ने आंखें घुमाई। ब्रैगिंग जारी रखो। इसी समय ओकरिज हाई स्कूल के बूथ में पैट्रिक ने सही जवाब का प्रॉम्प्ट सुना और चौंक कर ऊपर देखा। उसके बगल में जकारिया ने स्क्रीन पर चेहरा साफ देखा। उसके चेहरे की बनावट बिगड़ गई। साइलस, ये कैसे हो सकता है?
पिछले हफ्ते तक वो क्लास का सबसे नीचे का कचरा था। वो निश्चित रूप से बैकडोर से पायनियर क्लास में घुसा है। पैट्रिक ने ठंडे स्वर में ताना मारा। बैकडोर से? क्या तुम सोचते हो कि सेंट जूड्स पायनियर क्लास कोई सब्जी मंडी है? लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। सेंट जूड्स टीम के पास सिर्फ 8 मिनट बचे थे और वे 3 पॉइंट से पीछे थे। भले ही ये साइलस आइंस्टीन द्वारा पजेस्ट हो गया हो, वो टेबल नहीं पलट सकता। दुर्भाग्य से उसने मेरी ताकत को कम आंका, और ज्यादा सटीक रूप से उसने मेरी डायमेंशनल स्ट्राइक क्षमता को कम आंका। इस दुनिया में जहां इंटेलिजेंस 1000 गुना रिग्रेस हो चुकी थी। डिंग। अगला प्रश्न आ गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 लेग्स की लंबाई 6 और 3 है। हाइपोटेन्यूज का वर्ग ज्ञात करो। हिंट ने पाइथागोरियन थ्योरम फॉर्मूला भी सोच समझकर अटैच कर दिया था। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। मेरा दिल बिल्कुल अशांत नहीं था और सीधे सी ऑप्शन दबा दिया। डिंग। सही जवाब। समय लिया 5 सेकंड से भी कम। पूरी एरेना मौत किसी खामोशी में डूब गई। फिर आश्चर्य की सांसों का विस्फोट हुआ। कमेंटेटर के पास वो 200 शब्दों का स्क्रिप्ट पढ़ने का भी समय नहीं था जिसे उसने तैयार किया था। हकलाते हुए मामला संभालने लगा। ये ऐसा लगता है कि स्टूडेंट साइलस की किस्मत में विस्फोटक लक है। उसके ब्लाइंड गेस की एक्यूरेसी रेट बेहद हाई है। हर कोई सोच रहा था कि मैं गेस कर रहा हूं। मेरे बगल में बैठा क्रिस भी शामिल था। होली शिट, क्या तुम अपना लाइफ स्पैन खर्च करके ये गेम खेल रहे हो? क्रिस ने पागलों की तरह मेरी बाह में उंगली चुभाई। मैं कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता हूं। शोर मत करो। अगला प्रश्न आने पर मुझे जगा देना। प्रश्न 30। टॉड ने एक खिलौना 8 में खरीदा, 9 में बेचा, 10 में वापस खरीदा और 11 में बेच दिया। उसने कितना प्रॉफिट कमाया? जैसे ही प्रश्न आया, मेरी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि मैंने सहजता से भी दबा दिया। डिंग। सही जवाब। एरिना उबल पड़ी। 3 हाई डिफिकल्टी लॉजिक प्रॉब्लम्स लगातार, सभी इंस्टेंट किल और परफेक्ट सही। ऑडियंस सीट्स प्रैटिकमेंट फट पड़ी। ओकरिज के आंसरिंग रूम में माहौल फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। पैट्रिक स्क्रीन को घूर रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना छूट रहा था। यह नामुमकिन है। इस तरह की किस्मत प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। यकीन न करते हुए उसने खुद को मजबूर करके दिमाग स्थिर किया और इस खरीद बिक्री वाले लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा। कुछ देर कैलकुलेट करने के बाद उसने गलत जवाब दबा दिया और ओकरिज का आंसरिंग टाइम तुरंत 0 पर रीसेट हो गया। उनका फाइनल स्कोर 27 पॉइंट पर फ्रीज हो गया। अब मेरी बारी परफॉर्म करने की थी। प्रश्न 31। फिल इन द ब्लैंक। घोंघा ए प्रति घंटा 1 मीटर रेंगता है। घोंघा बी प्रति घंटा 0.5 मीटर रेंगता है। बी पहले 3 घंटे रेंगता है। एक कितने मिनट में बी को पकड़ लेगा? क्या ये एलिमेंट्री स्कूल का परसूट प्रॉब्लम नहीं है? मैंने कीबोर्ड लिया और जवाब टाइप कर दिया। डिंग। सही जवाब। एक और इंस्टेंट किल। इस बार गेस करके सही होने का बहाना भी नहीं चल सकता था। यह फिल इन द ब्लैंक प्रश्न था। धोखाधड़ी। यह बिल्कुल धोखाधड़ी है। ओकरिज का जकारिया पागल कुत्ते की तरह टेबल पीटने लगा। पैट्रिक। उसका चेहरा लिविड हो गया था। अपने टीममेट्स को लेकर सीधे आंसरिंग रूम से बाहर निकल गया, प्रोग्राम स्टाफ को रिपोर्ट करने के लिए बैकस्टेज की तरफ। कंपटीशन को जबरन रोकना पड़ा। ऑडियंस में जोरदार चर्चा चल रही थी। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि क्या मैंने पहले से प्रश्न बैंक याद कर रखा था। क्रिस ने जटिल भाव से मुझे देखा। साइलस, वे तुम पर चीटिंग की रिपोर्ट कर रहे हैं। तुम क्या करने वाले हो? मैंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। उन्हें जांच करने दो। जो मैंने नहीं किया उससे मुझे डर क्यों लगना चाहिए? कुछ देर बाद पैट्रिक ने हमारे आंसरिंग रूम का दरवाजा धकेल कर खोला। वो सीधे मेरे पास आया, मुझे एकटक घूरते हुए। मैं तुम्हारे लिए प्रश्न बैंक से खुद प्रश्न चुनना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें यह देता हूं। उसने एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। इसमें जकारिया के पिता के पिछले 10 साल के मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का सबूत है। बस तुम मुझे प्रश्न चुनने दो। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारा जकारिया से बैड ब्लड है। मैंने फ्लैश ड्राइव पकड़ लिया और हाथ में तौल लिया। मुझे परवाह नहीं थी कि यह असली सबूत है या नहीं। जकारिया को बर्बाद करने में तो बस एक वाक्य लगता है, लेकिन मैं काफी उत्सुक था कि यह तथाकथित जीनियस मेरे लिए किस तरह के कचरे वाले प्रश्न चुनने वाला है। डील। मैं कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। 10 मिनट बाद कंपटीशन दोबारा शुरू हुआ। होस्ट ने घोषणा की कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बाकी बचे प्रश्न ओकरिज हाई स्कूल के पैट्रिक द्वारा
प्रश्न बैंक से खुद चुने जाएंगे। स्क्रीन फ्लैश हुई और पैट्रिक का पहला प्रश्न आ गया। 3 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस की सिस्टम, जिसमें 3 अजीबोगरीब ग्राफिक सिंबल्स थे, बिना किसी स्पष्ट संबंध के। क्रिस ने उसे देखा और तुरंत टेंशन में आ गया। वो कमीना पैट्रिक किल करने पर उतर आया है। 10 मिनट से कम में इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मैंने स्क्रीन को स्कैन किया और कीबोर्ड पर तेजी से 3 नंबर टाइप कर दिए। डिंग! सही जवाब। ऑडियंस की सांसें लगभग छत उड़ा देने वाली थी। तुरंत बाद दूसरा प्रश्न आ गया। एक फार्म में चिकन और पिग्स को साथ बंद किया गया है। ऊपर गिनने पर 35 सिर है, नीचे गिनने पर 94 पैर है। क्रमशः कितने चिकन और पिग्स हैं? ऑडियंस सामूहिक रूप से सांस रोककर रह गई। उनकी नजरों में यह बेहद मुश्किल स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रॉब्लम था, जिस पर आईवी लीग नंबर थ्योरी क्लासेस में बूढ़े प्रोफेसर्स आधा घंटा लेक्चर देते हैं। मैंने स्क्रैच पेपर तक नहीं उठाया। मैंने 2 सेकंड में मेंटल मैथ किया और जवाब टाइप कर दिया। डिंग! सही जवाब। स्कोर तुरंत फ्रीज हो गया। 27 से 27। टाई। अगले पैट्रिक पूरी तरह पागल हो गया। साहित्य क्लासिक से अस्पष्ट कोट्स। बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रियल ऑपरेशंस। यूरोपीय इतिहास में राजवंशों की स्थापना। उसने विभिन्न क्षेत्रों से सख्ती से अस्पष्ट प्रश्न चुने, मुझे ज्ञान की चौड़ाई से मौत तक घसीटने की कोशिश करते हुए। लेकिन हर बार जब मैंने जवाब दिया, यह कभी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ। 39वें प्रश्न के अंत तक सबको स्लॉटरिंग करते हुए सेंट जूड टीम ने एक भी पॉइंट नहीं गंवाया। स्कोर उलटकर 33 पॉइंट हो गया और घड़ी पर अभी भी पूरा 3 मिनट बचा हुआ था। पैट्रिक बैकस्टेज कुर्सी पर ढह गया। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसने आखिरकार समझ लिया कि वह जिसका सामना कर रहा था, वो कोई हाई स्कूल स्टूडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजेय पर्वत था। अपनी आखिरी बची हुई अनिच्छा को साथ लेकर उसने प्रश्न बैंक में उस अल्टीमेट टेस्ट प्रश्न पर क्लिक किया, जो सैकड़ों साल से धूल खा रहा था। स्क्रीन पर एक लंबा पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। यह भौतिक शास्त्री न्यूटन द्वारा छोड़ा गया अनसुलझा पैराडॉक्स है। एक लड़का अपने पिता से 50 उधार लेता है और मां से 50 उधार लेता है। वो जूते 97 में खरीदता है। 3 बच जाते हैं। वो एक पिता को लौटाता है, एक मां को लौटाता है और खुद के लिए 1 रख लेता है। इस समय वो अपने माता पिता को 49 देता है। 49 प्लस 49 98 प्लस वो एक जो लड़के ने रखा था बराबर 99। प्रश्न, वो गायब 1 कहां गया? जैसे ही प्रश्न आया, ऑडियंस में जो लोग जानकार थे वे पूरी तरह पागल हो गए। क्रिस ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। होली शिट, ये न्यूटन द्वारा छोड़ा गया सदी का पजल है। मूल प्रश्न आज तक अनसुलझा है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? वीआईपी सेक्शन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने भी सिर हिलाए। ये निष्कर्ष निकाला कि 3 मिनट के अंदर ये भूतिया अप्रत्याशित लॉजिक प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। स्क्रीन को देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। सदी के पजल को भाड़ में जाओ। क्या ये वही ओवरयूज ब्रेन टीजर नहीं है जो मिडिल स्कूल में सोशल मीडिया पर हर जगह था? क्या इस इंटेलेक्चुअली डिग्रेडेड मानव जाति ने इस चीज को अनसुलझा रहस्य मान लिया है? प्रश्न खुद एक लॉजिक ट्रैप है जो गुप्त रूप से कॉन्सेप्ट्स को स्वैप करता है। कर्ज और हाथ में बची रकम को सीधे जोड़ा ही नहीं जा सकता। 98 का कर्ज पहले से ही उस 1 को शामिल करता है जो लड़के के हाथ में था। लंबा भाषण देने में आलस्य आ रहा था। मैंने आंसर बॉक्स में एक ही लाइन टाइप कर दी। यह प्रश्न एक लॉजिकल फॉल्सी करता है। प्रॉम्प्ट में बताए अनुसार 1 के ठिकाने की गणना करना गणितीय रूप से निरर्थक है। जवाब, यह मौजूद नहीं है। मैंने एंटर मारा। बैकस्टेज डायरेक्टर ने मेरे जवाब को देखा। पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन इस फार्स को जल्दी खत्म करने के लिए उसने सीधे सिस्टम से इसे सही मान लिया। कंपटीशन खत्म हो गया। सेंट जूड टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। एरिना में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रेड कारपेट पर क्रिस और मैं साइड बाय साइड पोडियम की तरफ बढ़ रहे थे। पैट्रिक तेजी से मेरे पास से गुजरा, धीमी आवाज में एक वाक्य फेंकते हुए, पासवर्ड है 88। उसने सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की। जल्दी से चला गया। तभी एक चिकना दिखने वाला आदमी महंगे सेविल रो बिस्पोक सूट पहने हुए आया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान जो वो सोचता था कि आकर्षक है। हेलो साइलस, मैं वेलिंगटन प्राइवेट अकादमी से जूलियन हूं। मैं तुमसे मिलना जानना चाहता हूं। जैसे ही मैं बोलने वाला था, क्रिस ने मुझे पकड़ा और अपने पीछे खींच लिया, उस आदमी की नजर को ब्लॉक करते हुए। क्या ये छोटा जूलियन है? क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। हेलो अंकल क्रिस।
जूलियन का चेहरा पल भर के लिए अकड़ गया। साइलस ने अभी मुझे बताया कि उसे टर्मिनल इलनेस है। जब भी वो बात करता है तो सिर दर्द करता है। तुम लोग अगली बार बात करना। क्रिस मुझे आगे खींच ले गया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। मैं बीमार हूं। मुझे कैसे पता नहीं चला? क्रिस ने अपनी आवाज नीची की, जूलियन की पीठ को पूरी नफरत से देखते हुए। उस आदमी से दूर रहो। वो कमीना फकिंग डिस्गस्टिंग है। अभी भी कंफ्यूज्ड, मैं क्रिस द्वारा सीधे पोडियम पर खींच लिया गया। स्पॉटलाइट हम पर पड़ी और होस्ट ने माइक्रोफोन मेरे मुंह के सामने ठेल दिया, उत्साहित होकर पूछते हुए कि मैंने ये शॉकिंग कमबैक कैसे किया और मेरा सीक्रेट क्या था। मेरा कोई फकिंग सीक्रेट नहीं था। मैं ये कैसे कह सकता था कि मैं मॉडर्न पर्सन का ब्रेन लेकर ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं। मैंने गला साफ किया और कुछ बकवास उगल दी। सीक्रेट है ज्यादा किताबें पढ़ो, ज्यादा अखबार पढ़ो, कम बर्गर खाओ और ज्यादा सो। निराश करने वाली बात यह थी कि नीचे बैठे बड़े पैमाने पर आईवी लीग प्रीमेड स्टूडेंट्स ने सच में नोटबुक निकाल ली और सिर झुकाकर पागलों की तरह नोट्स लेने लगे। ये दुनिया सच में होपलेस है। वेन्यू से बाहर निकलते हुए लॉरेन नाम की एक खूबसूरत लड़की दौड़कर आई, शर्माते हुए मुझे थैंक यू कहने। उसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ऐड किया और कहा कि वो मुझे खाना खिलाना चाहती है। मैंने औपचारिकता नहीं निभाई और तुरंत स्वीकार कर लिया। उस रात घर लौटकर 2 दिन लगातार बिना रुके दौड़ने के बाद सिर तकिए से लगते ही मैं सो गया। जो मुझे नहीं पता था कि समुद्र पार यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पल पूरी तरह पागल हो रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस आखिरी न्यूटन पैराडॉक्स पर लिखा था। यह प्रश्न एक लॉजिकल फॉल्सी कंटेन्स करता है। टॉप मैथ प्रोफेसर रोड्स को तुरंत एपिफेनी हो गई। मेरे वाक्य को लेकर काउंटलेस प्रूफ्स तेजी से खुलने लगे, यहां तक कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों के हाई लेवल अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया। अगले दिन दोपहर डिटेक्टिव सारा ने मुझे बीपीडी बुलाया। उसने मुझे रिवॉर्ड मनी का मोटा स्टैक थमाया और साथ ही कातिल थॉमस का डायरी मेरे सामने रख दी। इसे खोलकर देखा तो बिल्कुल बेतुका था। थॉमस एक धोखेबाज के शिकार हुआ था जो खुद को गॉड्स एनवॉय कहता था। धोखेबाज ने सहजता से कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए जो संयोग से हजारों डॉलर ऊपर चढ़ गए और थॉमस ने उसे पूरी तरह विश्वास कर लिया। सच में सोच लिया कि वो गॉड का चुना हुआ है। बाद में धोखेबाज ने उसे ट्रिक किया, कहा कि भगवानों को बलि चाहिए। थॉमस का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया और उसने खुद अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उनके शरीर के हिस्सों को खुद द्वारा तराशे गए सिंहासन पर लपेट दिया। जब वो खून से लथपथ लौटा क्रेडिट क्लेम करने, धोखेबाज जोर से हंस पड़ा, अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और उसे बेदिमाग मूर्ख कहने लगा। इस स्तर के आईक्यू के साथ धोखा खाकर भी मौत तक पछतावा नहीं किया। मैंने उसे पढ़कर सिर हिलाया, डिटेक्टिव सारा को एक टिप दी और उसे बैंक स्टेटमेंट्स और रूट के साथ निगरानी कैमरों को चेक करने को कहा। जाने से पहले मैंने पैट्रिक द्वारा दी गई फ्लैश ड्राइव को सहजता से टेबल पर पटक दिया। ये ओकरिज स्कूल बोर्ड डायरेक्टर जकारिया के पिता द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के पक्के सबूतों से भरी हुई थी। एक बार ये वेव वेरीफाई हो जाने के बाद जकारिया का परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फेडरल जेल का खाना खाने के लिए तैयार। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर मैं क्लोए को देखने अस्पताल गया। प्रवेश द्वार पर फल की दुकान पार करते हुए मालिक ने कुछ संतरे तौले और मुझसे 18 मांगे। मैंने उन्हें हाथ में तौला। वजन साफ तौर पर गलत था। साइड में घूमकर देखने पर मैंने तराजू की ट्रे के नीचे लगा एक बड़ा काला चुंबक देख लिया। मैं हंसा। ये शैडीवाय व्यापारी मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था। मैंने सहजता से 2 चकोतरे पकड़ लिए। मालिक ने कैलकुलेट किया, कुल 39। मैंने $100 का नोट निकाला और उसे दे दिया। मालिक ने मुझे 61 का बदलाव दिया। बदलाव हाथ में लेकर मैंने अपने माथे पर थप्पड़ मारने का नाटक किया। ओह, मेरे पास एग्जैक्ट चेंज है। मैं तुम्हें 40 देता हूं पूरा करने के लिए और तुम मुझे वो $100 का बिल वापस दे दो। मालिक ने खुशी से मैंने दिए 40 पैसे ले लिए, मुझे $100 का बिल वापस कर दिया और जोर से चिल्लाकर अगली बार आने को कहा। मैं मुड़ा और तुरंत कंज्यूमर अफेयर्स और वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट को कॉल किया। उसकी लोकेशन और रिक्त तराजू की रिपोर्ट की। आसानी से 21 + 2 बैग फल बना लिया। इस तरह के शैडीवाय व्यापारी को जेल में बंद होना चाहिए। अस्पताल के कमरे का दरवाजा धकेलकर खोलते हुए क्लोए एक किताब पकड़े हुए थी जिसका टाइटल था 36 वे टू कैप्चर अ मैनस हार्ट। खुद से बड़बड़ा रही थी। मुझे देखते ही उसका दिमाग सीधे क्रैश हो गया।
लंबे समय तक कुछ छिपाए रखने के बाद उसने आखिरकार मुझे बताया कि उसने अपने लिए बेहद बेतुकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिजाइन की थी। पहले गहरी कृतज्ञता दिखाओ, फिर मुझे खाना खिलाओ, फिर मुझे लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस से गुजारो, और आखिर में अंधेरी और हवा वाली रात चुनकर अपना दुखद अतीत रो रोकर सुनाओ। मुझे अपना सुरक्षा छाता बना लो। मैंने सुनते हुए आंखें घुमाई। क्या इस दुनिया में ट्रोप्स इतने स्टिफ है? मैंने सीधे बीच में टोका। बेकार की बातें बंद करो। मैं तुम्हें साफ रास्ता बता देता हूं। बस सीधे सीक्रेट बता दो। जितना दुखद हो उतना बेहतर। क्लोए ने सच में मान लिया। उसकी आंखें लाल हो गई जैसे ही उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता किसी एक्सीडेंटल कार क्रैश में नहीं मरे थे। वे साइलेंस किए गए थे। उस समय उसके माता पिता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। उन्होंने एक अफ्रीकी देश की खोज की जहां औसत आईक्यू ग्लोबल लेवल से कहीं ज्यादा था। ऑन साइट जांच के बाद उन्हें पता चला कि दशकों पहले किसी ने गुप्त रूप से अकाल और प्लेग फैलाए। उस देश में कम आईक्यू वाले सभी लोगों को स्लॉटर कर दिया। ऐसी बड़ी प्यूरज करने में सक्षम सिर्फ वही रहस्यमयी संगठन हो सकता था जो दुनिया के आईक्यू डेटा को कंट्रोल करता है, द कोर। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही खबर रिपोर्ट हुई, अखबार बंद कर दिया गया। उसके माता पिता को कार एक्सीडेंट हो गया और स्टाफ को जिंदा जला दिया गया। क्लोए ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली, रोते हुए विनती करते हुए कि मैं उसे सच्चाई उजागर करने में मदद करूं। उसने कहा कि सिर्फ मेरे जितने हाई आईक्यू वाला व्यक्ति ही द कोर से लड़ सकता है। उसकी लाल आंखों को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। चाहे जितना देखूं, यह प्लॉटलाइन सुइसाइड मिशन जैसी लग रही थी, जो अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं डायमेंशनल स्ट्राइक का मजा लेने। मुझे किस आधार पर इस वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट संगठन से पंगा लेना चाहिए? मैंने उसके हाथों को उंगली दर उंगली छुड़ाया। मैं मना करता हूं। मेरे भी कुछ लोग हैं जिनकी मैं परवाह करता हूं और मैं इसमें घसीटना नहीं चाहता, बोलकर मैं अस्पताल के कमरे से मुड़कर चला गया, उसके टूटे चेहरे को देखने से बचते हुए। जैसे ही मैं पहली मंजिल के लॉबी में पहुंचा, मेरे सामने का दृश्य मुझे स्तब्ध कर गया। कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। अस्पताल के गाउन पहने मरीज फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। भीड़ जोर जोर से रो रही थी डॉक्टर से मिलने के लिए। दरवाजे के बाहर एक व्हाइट बोर्ड लटका था, प्रिस्क्रिप्शन डेटा एरर, वर्तमान में ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। अचानक लाइन में सबसे आगे वाली एक बूढ़ी महिला ने अपना सीना पकड़ा और गिर पड़ी। उसके छोटे पोते ने खुद को दरवाजे पर पटक दिया, पागलों की तरह सिर नवाते हुए। सिर पटक पटक कर फर्श को खून से भर दिया, भौरे स्वर में विनती करते हुए कि डॉक्टर्स दरवाजा खोलकर उसकी जान बचाएं। यह दृश्य मेरे सीने को कस गया। मैं आगे बढ़ा, बच्चे को रोका और अपनी जेब से पायनियर क्लास स्टूडेंट आईडी निकाली। हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए, मैं सेंट जूड पायनियर क्लास से हूं, डेटा एनालिसिस में मेजरिंग। मुझे अंदर जाने दो देखने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही पायनियर क्लास शब्द देखा, ऐसा लगा जैसे जीवित बोधिसत्व देख लिया हो। तुरंत मुझे चाबियां थमा दी। दरवाजा धकेलकर खोलते हुए दो अटेंडिंग फिजिशियन गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन थे। उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट खराब होने के कारण मरीजों के नाम और दवाइयां सब गड़बड़ हो गई हैं। वे रिक्लेसली दवा नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, वरना लोग मर जाएंगे। और इसको हैंडल करने वाला इकलौता आईटी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर न्यूयॉर्क ट्रेनिंग के लिए चला गया है। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है? एक्सेल, मैंने पूछा। दोनों डॉक्टर्स खाली खाली देखने लगे। मैं कंप्यूटर के पास गया और देखा, स्क्रीन के बीच में एक बड़ा एक्सेल आइकन था। डॉक्यूमेंट खोलते ही मैं वही जोर से हंस पड़ा। स्प्रेडशीट की हर रो में ग्रेडियंट कलर मार्कर था, लेकिन नेम कॉलम में कलर्स पूरी तरह मिक्स हो गए थे। मैंने माउस हेडर रो में फिल्टर आइकन पर घुमाया और उस पर क्लिक किया। नेम कॉलम के अलावा जो बाय एजेड कंटेंट से सॉर्टेड था, बाकी सभी कॉलम्स फकिंग बाय कलर सॉर्टेड थे। किस अनाड़ी मूर्ख ने गलती से रॉन्ग सॉर्टिंग मेथड क्लिक कर दी? सिर्फ इस मूर्खतापूर्ण ऑपरेशन के कारण बाहर सैकड़ों लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। वो बूढ़ी महिला लगभग अंतिम सांस ले रही थी और वो बच्चा सिर फोड़ रहा था। बिना कुछ बोले मैं मुस्कुराया, नेम कॉलम पर फिल्टर क्लिक किया और सॉर्टिंग को बाय कलर में बदल दिया। झट, तुरंत पूरे डॉक्यूमेंट में कलर्स परफेक्टली अलाइन हो गए और डेटा नॉर्मल हो गया। दोनों डॉक्टर्स ने कुछ फाइल्स वेरीफाई की और उत्साह से कांपने लगे, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए। मुझे बोनस देने और मेडिकल स्कूल में एडमिशन गारंटी देने को चाहते थे। मैंने हाथ छुड़ा लिया।
दरवाजे से अंदर घुस आए बच्चे की आंखों में कृतज्ञता देखी और आ भरी। हालांकि इस दुनिया का आईक्यू डिग्रेड हो चुका था, इन डॉक्टर्स की जान बचाने की डेडिकेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। मैंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, मुड़ा और चला गया। उस शाम लॉरेन ने मुझे डिनर पर ट्रीट किया। ली सीएल चुना, एक टॉप टियर हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट। हम खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तभी पीछे से एक व्यंग्यात्मक पैसिव एग्रेसिव आवाज आई। यो क्या ये वो माहिन कमीना नहीं है? मैं अचानक खड़ा हुआ और घूंसा मार दिया, लेकिन उसे साइड से आने वाले एक हाथ ने मजबूती से रोक लिया।